न्यू कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन अपने पार्टनर न्यू फैल्कन के साथ 2025 के वैलेंटाइंस विश देते हुए थिएटर्स में है। उसकी सोलो जर्नी हमें ले जाती है एडमेंटियम के वॉर के बीच, जहां असली मुकाबला होता है रेड हल्क से। बट मूवी के एंड क्रेडिट्स कंफर्म करते हैं अपकमिंग मल्टीवर्सल थ्रेट। आई रियली होप आपने मूवी देख ली है, बिकॉज नो डाउट ये वीडियो स्पॉयलर्स से भरा होने वाला है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की एंडिंग एंड एंड क्रेडिट्स एक्सप्लेन। सो एक लास्ट स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की कहानी में सैम विल्सन और वकान टोरस एक रेस अगेंस्ट टाइम में दिखते हैं, जहां उन्हें आइज़ाया ब्रैडली, एक फॉर्मर सुपर सोल्जर जो प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस को मारने की कोशिश करता है, उससे पनिश होने से बचाना है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि थंडरबोल्ट रॉस ने एक साइंटिस्ट सैमुअल स्टर्न्स को बंदी बना के रखा था। 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क से वापस आने वाले एक्टर टिम ब्लेक नेल्सन ने डॉक्टर स्टर्न्स का कैरेक्टर प्ले किया था, जो उस मूवी में ब्रूस बैनर की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड में एक फ्रीकी एक्सीडेंट की वजह से वो खुद ही द लीडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ मूवी में पैरेलली साइड वाइंडर का एक सब प्लॉट चलता है, जिससे हमें स्टर्न्स की बाकी कहानी पता चलती है। रॉस ने स्टर्न्स की गामा एनहांस दिमाग का इस्तेमाल करके उसे एक वन मैन थिंक टैंक बना दिया, जिसका सिर्फ एक मिशन था, रॉस को प्रेसिडेंट बनाना। लेकिन इसके साथ ही रॉस उसका इंटेलिजेंस यूज करता है अपनी टर्मिनल इलनेस का क्योर ढूंढने के लिए, एंड इसी क्योर की वजह से स्टर्न्स उसे डबल क्रॉस करता है। वो क्रिएट करता है कुछ गामा पावर्ड पिल्स जो रॉस को क्योर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे म्यूटेट करके रेड हल्क भी बना देते हैं। इसी बीच सेलेस्टियल आइलैंड पर विल्सन और टोरस दो यूएस रोग पायलट्स को रोकते हैं, जो जापानीज फ्लीट पे हमला करने जा रहे थे, एंड वो जापान और यूएस के बीच वॉर नहीं होने देते। उनका मिशन तो सक्सेसफुल होता है, लेकिन टोरस इंजर्ड हो जाता है, जिसके ऑपरेशन के टाइम उससे मिलने आता है उसका बेस्ट फ्रेंड बकी बार्न्स। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बकी कैंपेन ट्रेल पे है, क्योंकि वो कांग्रेसमैन बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। उसकी यही कंटिन्यूटी वाली स्टोरी हमें थंडरबोल्ट्स में भी देखने मिलेगी। होपफुली अगर सब सही रहा तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद बकी हमें यूएस के फ्यूचर प्रेसिडेंट के रूप में देखने मिल सकता है। काफी अच्छा दिखेगा वो वैसे, एंड आई एम रूटिंग फॉर हिम। बट उसका ये कैमियो इतना सा ही था। मूवी के थर्ड एक्ट में स्टर्न्स एक मेजर प्रेस इवेंट के दौरान खुद को सरेंडर करता है, बट साथ ही एक ऑडियो लीक कर देता है, जिसमें रॉस के साथ उसके ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्कशन ही लीक हो जाता है। ये सुनकर रॉस अपने होश खो बैठता है और सबके सामने रेड हल्क बन जाता है। अब वो एक रैम्पेजिंग मॉन्स्टर की तरह अटैक करता है, एंड सिर्फ कैप का वाइब्रेनियम सूट ही इस फाइट में उसे रोक पाता है। व्हाइट हाउस डिस्ट्रॉय होने के बाद सैम रेड हल्क को एक चेरी ब्लॉसम लोकेशन पे ले जाता है, एंड यहीं पे हमें दिखती है क्लाइमैक्स बैटल। उनकी फाइट में रेड हल्क उसकी एक विंग को तोड़ देता है, एंड वो सैम के सिर को क्रश करने वाला होता है, बट सैम उसके वाइब्रेनियम चार्ज विंग से रेड हल्क की स्किन पंक्चर करते हुए उसमें स्टोर्ड एनर्जी अनलिश करता है। यस, वही वाइब्रेनियम स्टोर्ड एनर्जी जो हमने ब्लैक पैंथर के सूट में कई बार देखी है। अब एंड में ऐसा लगता है कि रेड हल्क हार गया, बट बीइंग हल्क वो फिर से उठता है फाइट करने के लिए। लेकिन सैम इस बार उस पर अटैक करने की जगह उसे समझाता है। प्लस जब वो चेरी ब्लॉसम्स को देखता है, जिनके बारे में उसने अपनी बेटी से भी पहले कॉल पे बात की थी, तब जाके रॉस थोड़ा रिलैक्स फील करता है एंड वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है। इसके बाद सैम जाता है आइज़ाया ब्रैडली को प्रिजन से ऑफिशियली छुड़ाने। ऑल्सो यूएस गवर्नमेंट और बाकी सभी देशों में एक एडमेंटियम ट्रीटी होती है, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया एडमेंटियम जो सेलेस्टियल आइलैंड पे मिला है उससे शेयर करेगी, एंड यही ब्रेव न्यू वर्ल्ड का रियल मीनिंग है। एक ऐसा वर्ल्ड जो एक दूसरे पे ट्रस्ट करे कि वो रिसोर्सेज शेयर करके भी एक साथ ग्रो कर सकते हैं। फिर सैम रॉस से मिलता है द राफ्ट प्रिजन में। यस, वही प्रोटेक्टेड प्रिजन जहां सभी डेंजरस क्रिमिनल्स को रखा जाता है। यहाँ वो रॉस से मिलकर उसे थैंक्स कहता है कि उसने अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, एंड सैम के जाने के बाद फाइनली यहीं पे उससे मिलती है उसकी बेटी बेटी, जो सालों से उससे अलग रही थी। बेटी का कैरेक्टर एक्ट्रेस लिव टाइलर ने 2008 की इनक्रेडिबल हल्क मूवी में प्ले किया था, जो विलियम हर्ट के प्लेड रॉस की बेटी थी, और उस टाइम के ब्रूस बैनर जिसे एडवर्ड नॉर्टन ने प्ले किया था उसकी लव इंटरेस्ट थी। अब फाइनल सीन में सैम जाता है टॉरिस से मिलने हॉस्पिटल में, एंड यहीं पे वो कंफर्म करता है कि वो अवेंजर्स को दोबारा असेंबल करने का प्लान कर रहा है, जिसमें न्यू फैल्कन भी उसकी टीम का हिस्सा होगा। एंड में टोरस मजाक में कहता है कि उसे भी वकांडन से नए सूट मांगने की जरूरत है, एंड इसी बातचीत पे मूवी यहीं खत्म होती है। मे बी फ्यूचर में फैल्कन को भी एक वाइब्रेनियम सूट मिल जाएगा। बट मूविंग ऑन टू एंड क्रेडिट्स। अब मूवी में कोई मिड क्रेडिट सीन नहीं है, लेकिन एंड क्रेडिट सेटअप करता है अवेंजर्स डूम्सडे एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए। इस सीन में सैम विल्सन हमें राफ्ट पे
वापस आते हुए दिखता है, जहां वो मिलता है सैमुअल स्टर्न से। पिछले सीन में जब वो थंडरबोल्ट रॉस से मिलने आया था तब उसका हाथ स्लिंग में था, लेकिन इस बार सैम का हाथ स्लिंग में नहीं है, इसलिए ये क्लियरली मूवी के टाइमलाइन से कुछ महीने बाद का सीन होगा। लीडर भी यहीं कैप्चर्ड है एंड उनकी बहस के एंड में वो सैम से अपना नॉलेज शेयर करता है जो काफी डरावना है। वो कहता है कि हम सभी इसी एक दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया जिसे तुम बचाने के लिए जान देने के लिए रेडी हो। मैंने इसे प्रोबेबिलिटीज में देखा है। तुम सब हीरो जो इस दुनिया की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक ही दुनिया है? हम देखेंगे कि क्या होता है जब तुम्हें इस जगह को प्रोटेक्ट करना पड़े दूसरों से। सैम का चेहरा ये सुन के शॉक दिखता है एंड यही स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से ये उम्मीद थी कि ये मूवी नेक्स्ट मूवीज जो इस साल आने वाली है, जैसे कि थंडरबोल्ट्स या द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के बारे में कुछ टीज करे, लेकिन ये उससे आगे बढ़ के सीधे अवेंजर्स डूम्सडे की तरफ टीज कर रहे हैं। मार्वल स्टूडियोज ने डॉक्टर डूम को आने वाली अवेंजर्स मूवीज के मेन विलन ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, तो हमें पता है कि ये विलन ही टीज किया जा रहा है यहाँ पे। प्लस सुपर इंटेलिजेंट होने की वजह से लीडर ने प्रोबेबिलिटीज के थ्रू मल्टीवर्स का भी पता लगा लिया है। एमसीयू के फेज 4 से 6 तक ऑलरेडी मल्टीवर्स सागा के नाम से अनाउंस हो चुका है, और इस फेज में आई मूवीज और शोज ने मल्टीवर्स के क्रिएशन और स्टेबलाइजेशन को एक्सप्लोर किया है। अब क्योंकि मल्टीवर्स सागा का एंड होगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के साथ 2027 में होपफुली, जिसके साथ ही इस मल्टीवर्स सागा की स्टोरी लाइन कंक्लूड होगी। तो ये डायलॉग उसकी तरफ हिंट तो था ही, लेकिन उसका ये कहना विल सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस प्लेस फ्रॉम द अदर्स। तो ये अदर्स आखिर कौन हो सकते हैं? इसके लिए दो थ्योरीज हैं। नंबर 1, वो शायद बात कर रहा है मल्टीवर्स के दूसरे सुपर हीरोज की। हो सकता है कि इसे फ्यूचर में दूसरे यूनिवर्स के सुपर हीरोज के साथ लड़ना पड़े एमसीयू यानी कि 616 यूनिवर्स को बचाने के लिए। ये अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का सेटअप हो सकता है जो शायद कॉमिक्स की तरह बैटल वर्ल्ड को इंक्लूड करे, एक ऐसी जगह जहां मल्टीवर्स के हीरोज अपनी दुनियाओं के लिए लड़ते हैं। अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का एग्जैक्ट प्लॉट हमें अब तक नहीं पता है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स की पास 2 इवेंट्स हैं जो इस नाम को शेयर करती है एंड इस मूवी के लिए काफी बड़ी इंस्पिरेशंस होंगी। वी आल्सो नो कि मार्वल ने सीक्रेट वॉर्स का सेटअप ऑलरेडी शुरू कर दिया है, स्पेशली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, जहां इनकर्जन्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है। इनकर्जन्स मल्टीवर्स के अंदर यूनिवर्सेस के डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं, और यही मार्वल के 2015 सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स इवेंट का मेन प्लॉट था। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी है कि ये एंड क्रेडिट्स उसी के सेटअप की हिंट दे रहा है। बट देन नंबर 2, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां अल्टरनेट यूनिवर्स के हीरोज की जगह उन्हीं के वेरिएंट विलन्स की बात हो रही हो। अब अवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट के बारे में जो भी डिटेल्स हमें पता चली है उसके हिसाब से आरडीजे डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले करेंगे, ये तो कंफर्म्ड है। एंड साथ ही में क्रिस एवंस के भी वापस आने की हिंट मिल चुकी है, लेकिन उनका एग्जैक्ट कैरेक्टर क्या होगा वो नहीं कंफर्म है। एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि बाकी सभी रिटर्निंग कैरेक्टर्स अपने वेरिएंट इवल वर्जन्स प्ले करते हुए देख सकते हैं। मार्वल का ऑलरेडी प्लान है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को अवेंजर्स एंड गेम से काफी ह्यूज बनाना, जो तभी पॉसिबल होगा अगर रिटर्निंग कैरेक्टर्स ओजी अवेंजर्स वापस आएंगे, जैसे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस एवंस, स्कारलेट जोहानसन, क्रिस हेम्सवर्थ, जेरेमी रेनर एंड मार्क रफेलो। लेकिन उन्हें मल्टीवर्स के इवल वेरिएंट्स के रूप में भी दिखाया जा सकता है। ऑलरेडी आरडीजे डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और ये काफी स्पेकुलेटेड है कि क्रिस एवंस एक इवल वर्जन प्ले करेंगे कैप्टन अमेरिका का, जो हाइड्रा के लिए काम करता है, या फिर किसी और विलन का भी कैरेक्टर हो सकता है ये। अब क्योंकि अलग अलग एक्टर्स मल्टीवर्स में सेम कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं, जो चीज वेरिएंट्स के थ्रू एमसीयू के मल्टीवर्स में ऑलरेडी क्लियर एंड कंफर्म की जा चुकी है, तो ये भी पॉसिबल है कि ओजी अवेंजर्स के कैरेक्टर्स हमें मल्टीवर्स में उनके इवल वेरिएंट्स के रूप में दिखाए जाएं। नाउ टॉकिंग अबाउट कैप्टन अमेरिका का रिटर्न फिर से कब होगा? मूवी के एंड में वो फैल्कन से कहता है कि दुनिया को अवेंजर्स की जरूरत है और वो टीम को दोबारा बनाने का फैसला कर चुका है। एंड लास्ट में हमें स्क्रीन पे लिखा भी दिखता है कि कैप्टन अमेरिका विल रिटर्न। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि कैप्टन अमेरिका हमें अवेंजर्स डूम्सडे से पहले किसी और मूवी में, कैमियो में या फिर एंड क्रेडिट में दिखे, जिस तरह से इस मूवी में बकी बांस का कैमियो दिखा था। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी हमें सैम विल्सन दिखेगा तो वो ऑफिशियली अवेंजर्स के न्यू लीडर के रूप में होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि अवेंजर्स को असेंबल ऑफ स्क्रीन किया जाएगा या फिर 2012 की द अवेंजर्स की तरह डूम्सडे के प्लॉट में कुछ टाइम टीम को असेंबल करने पे भी स्पेंड किया जाएगा। बट इस पे आगे फ्यूचर में बात करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट माय फाइनल थॉट्स इस मूवी का रिव्यू। मूवी की स्टोरी से अदर देन द लीडर का लुक एंड सैम का वाइब्रेनियम सूट की चार्जिंग पावर प्लस जो बकी बांस का कैमियो था, उसके अलावा सब कुछ ऑलरेडी ट्रेलर्स में दिखा दिया गया था, तो यहाँ पे सरप्राइजिंग कुछ भी नहीं बचा था। प्लॉट टोटली एक पॉलिटिकल थ्रिलर था जिसमें रेड हल्क का 15 मिनट्स वाला क्लाइमैक्स बैटल ही मूवी का मेन हाईलाइट था। लीडर का यूज भी काफी कम हुआ, लेकिन रॉस के साथ उसके कनेक्शन को काफी अच्छे से हाईलाइट किया गया। मूवी के एक्शन सीन्स काफी अच्छे थे एंड सैम का सुपर सोल्जर ना होने के बावजूद अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके फाइट्स करना जस्टिफाइबल था। सभी एरियल बैटल सीन्स एंड
हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स इंप्रेसिव थे एंड जैसे मैंने कहा रेड हल्क का स्क्रीन प्रेजेंस देखने लायक था। एंथनी मैकी ने फाइनली अपने आप को कैप्टन अमेरिका के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया है। ऑल्दो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद भी यहाँ फिर से उसका खुद पे सेल्फ डाउट करना थोड़ा पुश्ड लगा। आइज़ाया ब्रैडली एंड वकान टोरस का वापस आना भी इस प्लॉट को आगे बढ़ाते हुए दिखा। बट देन लाइला टेलर, रूथ एंड साइडवाइंडर के कैरेक्टर्स कुछ खास इंपैक्टफुल नहीं लगे। मतलब थिएटर से बाहर आने के बाद आप उन्हें शायद याद भी नहीं रखोगे। आई थिंक मूवी में बकी के कैमियो की जगह अगर उसे थोड़ा सा ज्यादा रोल दिया जाता तो जो सैम और बकी की केमिस्ट्री है वो देखने में ज्यादा मजा आता। बट एट द एंड इन फ्लॉज के बावजूद स्ट्रॉन्ग एक्शन एंड ग्रेट मूवमेंट्स की वजह से ये मूवी एंजॉयबल जरूर है। कैप्टन अमेरिका एंड रेड हल्क इसे बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस के लिए वर्थ इट बनाते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कंप्लीट ब्रेकडाउन एंड हिडन डिटेल्स वाला वीडियो तब आएगा जब मूवी OTT पे रिलीज होगी, बिकॉज डिटेल्स दिखाने के लिए वीडियो क्लीन होना चाहिए एंड पायरेटेड कॉपी मैं यूज नहीं कर सकता। सो आई नो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वर्थ इट होगा, तो वो मिस नहीं करना है फ्यूचर में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड ऑफ कोर्स वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।